एवरीवन, इस सीरीज़ में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की सीरीज़ स्टार्ट कर रखे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की हिस्ट्री में ये वीडियो कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो है मैंने बनाया है और मैंने कोशिश की है कि सारे तथ्यों को सही से प्रकट किया जाए और त्रुटि के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा और आपके सुझाव का कमेंट में स्वागत है। देखा जाए तो अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, ठीक है, ये फॉलोइंग थिंग्स में डिवाइडेड हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये हैं 1600 का सन 1600 ईस्वी का चार्टर्स, 1726 का चार्टर्स, 1727 का राजलेखा चार्टर्स, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 एक्ट ऑफ सेटलमेंट आपको देखने को मिल रहा है, 1884 पिट्स इंडिया एक्ट आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम देखेंगे आगे 1786 का है अधिनियम, उसके बाद 1793 का चार्टर्स एक्ट, 1813 का राजलेखा, 1833 का राजलेखा, 1853 का राजलेखा। सिमिलरली 1858 भारत सरकार अधिनियम, 1861 भारत परिषद अधिनियम, 1873 का अधिनियम, 1876 शाही उपाधि अधिनियम, 1892 भारत परिषद अधिनियम, 1909 भारत परिषद अधिनियम, 1919 भारत सरकार अधिनियम, 1935 भारत सरकार अधिनियम, क्रिस्प मिशंस 1942, वेवेल योजना एवं शिमला समझौता 1945, कैबिनेट मिशंस 1946, अंतरिम सरकार का गठन दैट इज 1946, संविधान सभा का गठन, माउंटबेटन योजना, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता का संविधान का निर्माण एंड देन ओवर। इन्हीं सबों पे इम्पोर्टेंट फैक्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस पूरी सीरीज में हम डिस्कस करेंगे। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद मैं ये आशा करता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री की अगर बात किया जाए तो इनसे तो टॉपिक्स लगभग क्लियर ही हो जानी। खैर, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1600 ईस्वी का राजलेखा चार्टर्स। तो 1600 ईस्वी का राजलेखा चार्टर्स पे अगर यहाँ देखिए प्रकाश डालें तो इस पे क्या कह रहा है कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और 15 वर्षों के लिए व्यापार का एकाधिकार इनको प्रोवाइड करा दिया। डन इट। उसके बाद क्या हुआ कि प्रशासन किसके द्वारा होता था? प्रशासन गवर्नर तथा उसके 24 अन्य सदस्यों द्वारा प्रशासन होता था। डन इट। 1600 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 में। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कार्य कहाँ से स्टार्ट किया? सूरत से। तो क्वेश्चन बन सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कार्य कहाँ से स्टार्ट किया था? तो हम कह सकते हैं कि ये कार्य सूरत से स्टार्ट हुआ था। तो मैंने 1600 ईस्वी का हम लोगों ने राजलेखा चार्टर्स देखा। आगे आते हैं 1726 का राजलेखा चार्टर्स। अब हम इस पे प्रकाश डालते हैं। पहला तो हमारा हो गया। अब देखते हैं 1726 का राजलेखा चार्टर्स क्या कहता है। नंबर आते हैं 1726 का राजलेखा चार्टर्स। कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास की प्रेसिडेंसियों के राज्यपाल को विधि बनाने की शक्ति दी गई है इसके अंतर्गत। मीन्स दैट कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों के राज्यपाल को विधि बनाने की शक्ति 1726 के राजलेखा चार्टर्स के द्वारा हुई। अच्छा, 1727 का राजलेखा चार्टर्स क्या कहता है? 27 का राजलेखा चार्टर्स कहता है कि इंग्लैंड स्थित कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का विधि निर्माण का अधिकार 1727 में के राजलेखा चार्टर्स द्वारा गवर्नर तथा उसकी परिषद के सदस्यों में विहित कर दिया गया। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंग्लैंड में पहले जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विधि बनाते थे, अब ये अधिकार जो है वो ले लिया गया और गवर्नर तथा उनकी परिषद को दे दिया गया था 1727 को। तो क्वेश्चन बन सकता है कि किस चार्टर्स के द्वारा जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अधिकार गवर्नर में ट्रांसफर किया गया? तो वो 1727 के चार्टर्स के द्वारा। ठीक है, अब वापस आते हैं हम लोग। तो देखिए, अब हम लोगों ने कौन कौन से सेक्शन कंप्लीट कर लिए। हम लोगों ने 1600 देख लिया, 1726 देख लिया, 1727 देख लिया। अब देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या कहता था। तो आते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पे। पीएम लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त समिति, इसकी खासियत थी। दूसरा, पहली बार लिखित संविधान जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में देखने को मिलता है। बंगाल के गवर्नर को 3 प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो बंगाल का गवर्नर अब 3 प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कार्य अवधि 1 साल से 4 साल तक कर दी गई और कुल सदस्य 1/4 प्रति वर्ष अवकाशित
अवकाश प्राप्त होते थे, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कालावधि 1 साल से 4 साल कर दी गई और कुल सदस्य का 1/4 जो है प्रतिवर्ष अवकाश लेते थे। सैनिक व सिविल शक्तियां गवर्नर जनरल में निहित थी। 1774 में एक 4 सदस्यीय सर्वोच्च न्यायालय की भी स्थापना हो रखी थी। तो देखिए 73 के द्वारा ही ये जो रेगुलेटिंग एक्ट हमारा 1773 है, उसके द्वारा ही सन 1774 में 4 सदस्यीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके प्रमुख कौन थे? सर एलिजा इम्पे थे इसके मुख्य न्यायाधीश थे, तथा चैम्बर्स, लेमिस्टर और हाइड अन्य न्यायाधीश थे। बिना लाइसेंस का जो है व्यापार प्रतिबंधित कर दिया गया इसमें, कि बिना लाइसेंस के आप व्यापार नहीं कर सकते हैं। तथा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया। तो अभी तक हम ये देख रहे थे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो अभी देखा जाए कौन कौन सा रेगुलेट हम लोग देख चुके हैं एक्ट। तो सबसे पहला वाला 1726, 1727, 1763 का रेगुलेटिंग एक्ट हम देख चुके हैं, जिसमें हम लोग क्या देखे, मुख्य बात थी कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। नाउ अब आते हैं 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट की ओर। तो 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या कहता है? इसमें संशोधन की संज्ञा की गई, संशोधन अधिनियम की संज्ञा इसको दी गई। तो 81 के एक्ट को किसकी संज्ञा दी गई है? संशोधन अधिनियम की संज्ञा दी गई। कोलकाता के सरकार को बंगाल, बिहार व उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिकता से मुक्ति दे दी गई। सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व आधिकारिकता को समाप्त कर दिया गया। ये था सन 1781 का सेटलमेंट एक्ट। नाउ अब वापस आते हैं 1781 के सेटलमेंट के बाद 1724 का पिट्स इंडिया एक्ट है। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पे आते हैं। क्या है ये? इसका शीर्षक था भारत में ब्रिटिश अधिकारी क्षेत्र। ओके, तो किस शीर्षक के साथ ये था? भारत में ब्रिटिश अधिकारी क्षेत्र। ब्रिटिश ताज का स्वामित्व के दावे वाला ये पहला वैधानिक दस्तावेज था। व्यापार एवं राजनीतिक क्रियाकलाप अलग अलग कर दिए गए इसमें। व्यापारिक कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा हुआ और राजनीतिक 6 सदस्य नियंत्रक मंडल द्वारा, जिसकी नियुक्ति का अधिकार सम्राट के पास प्राप्त था। गवर्नर जनरल के परिषद की संख्या कम कर 4 से 3 कर दी गई थी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। प्रांतीय परिषदों की संख्या भी जो है 4 से 3 कर दी गई। गवर्नर को प्रांतीय सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार दिया गया कि गवर्नर जनरल जो हैं वो प्रांतीय सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं। अंग्रेजी अधिकारियों के लिए इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना की गई तथा कर्मचारियों के उपहार लेने पर प्रतिबंध किया गया था इसके तहत, किसके? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। और गवर्नर जनरल को युद्ध व संधि करने से पूर्व कंपनी के डायरेक्टर से स्वीकृति लेनी पड़ती थी। तो दीज आर द पॉइंट्स व्हिच आर रिगार्डेड टू द पिट्स इंडिया एक्ट 1784। शीर्षक भारत में ब्रिटिश अधिकारी क्षेत्र, ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे वाला पहला वैधानिक दस्तावेज था। व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलाप अलग अलग। तो ये हम लोग देखा थे पिट्स इंडिया एक्ट था हमारे पास। अब पिट्स इंडिया एक्ट के बाद वापस आते हैं 1784 का था। अब आते हैं 1776 का अधिनियम। 1786 के अधिनियम की बात करते हैं। तो 1786 का अधिनियम क्या करता है, इस पर प्रकाश डालते हैं। 1786 का अधिनियम, इसमें देखा जाए तो गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त व अपने निर्णय लागू करने की शक्ति दी गई। मीन्स दैट जो गवर्नर जनरल थे उनको विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने व निर्णय लागू करने की शक्ति मिली। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति दी गई। तो दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द 1786 पैक्ट। नाउ 1786 के बाद हमारा जो नेक्स्ट आएगा वो 1793 का चार्टर्स एक्ट है, जैसा कि आप लिस्ट में देख रहे हैं। नाउ अब 1793 का चार्टर्स एक्ट ये क्या है देखते हैं। 1793 के चार्टर एक्ट पे अगर जाते हैं तो नियंत्रण मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। यानी जो भी नियंत्रण मंडल के सदस्य हैं उनको भारतीय राजस्व से वेतन मिलेगा। लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई तथा सभी कानून और भी नियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया। यानी कानून, इसमें न्यायालय की शक्ति का विस्तार देखने को हमको बेसिकली मिलता है।
नौ 1773 के एक्ट के बाद जो है 1793 का एक्ट ये था, ठीक है। हाँ, 1793 के एक्ट के बाद अब 1813 पे सीधे आएंगे हम लोग। तो 1793 का एक्ट खत्म हो गया ना, अब 1813 के एक्ट को देखते हैं। तो फिर से एक बार हम रिव्यू करते हैं। हम लोग ने 1600 का एक्ट देखा, 1726 देखा, 1727 देखा, 1773 देखा, 1781 देखा, 1784 देखा, 1786 देखा, 1793 देखा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं 1813 का राजलेखा एक्ट। तो 1813 पे जाते हैं। क्या है ये? ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की आज्ञा दी गई है इस एक्ट के तहत कि वो यहाँ पे धर्म प्रचार कर सकते हैं। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। चाय का व्यापार जो है वो बनाया रखा कि चाय का व्यापार अभी भी बना रह सकता है, उसमें कोई बात नहीं है, चाय का व्यापार इसी तरह रहेगा, यानी कंपनी चाय का व्यापार कर सकती है। शिक्षा पर प्रतिवर्ष जो है 1 लाख रुपए का खर्च इसी अधिनियम पे आया था। तो सबसे अगर पूछ सकता है कि किस अधिनियम के द्वारा या किस राजलेखा के द्वारा शिक्षा पे खर्च की बात की गई या शिक्षा में सुधार की बात की गई, तो ये 1813 के राजलेखा के द्वारा स्थानीय स्वतंत्रता शासन संस्थाओं को करारोपण का अधिकार दिया गया तथा ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति से कंपनी को गवर्नर जनरल, गवर्नर तथा प्रधान सेनापति की नियुक्ति कर सकती थी। कंपनी किसकी स्वीकृति से? ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति से ये इनका नियुक्ति कर सकती थी। किसकी? गवर्नर जनरल की, गवर्नर की तथा प्रधान सेनापतियों की नियुक्ति का अधिकार इनको दिया गया। तो ये हमारे पास एक्ट था। कौन सा एक्ट था? तो ये एक्ट था 1813 का। 1813 के एक्ट के बाद नेक्स्ट देखा जाए तो 1833 का राजलेखा एक्ट है, ठीक है। तो 1833 के राजलेखा एक्ट को देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या हुआ। शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। प्रधान गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम्स बेंटिंग गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा पारित कानून को अधिनियम कहा गया। बम्बई और मुंबई के परिषद को विधि निर्माण शक्ति कायम रखी गई तथा विधि सदस्यों के रूप में गवर्नर जनरल के परिषदों में चौथे सदस्यों को शामिल किया गया। तो सबसे पहला देखा जाए तो शासन प्रणाली का केंद्रीकरण हो गया है। यहाँ पे प्रधान गवर्नर जनरल लॉर्ड कौन थे? विलियम्स बेंटिंग थे। सबसे पहले प्रधान गवर्नर जनरल बने। गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा पारित कानून को अधिनियम कहा जाने लगा, यानी अब गवर्नर जनरल जो कानून को पास करेगा वो अधिनियम कहलाएगा। मुंबई व मद्रास परिषद की जो विधि बनाने की शक्ति थी उसको कायम यथावत रखा गया तथा विधि सदस्यों के रूप में गवर्नर जनरल के परिषद में चौथे सदस्यों को शामिल किया गया। ये 1813 था। नाउ नेक्स्ट और भी इसमें है। कंपनी के व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। कंपनी को कार नहीं होगा, ये कर होगा, सॉरी ये मिसप्रिंट है, कर हो गया, कर। तो कंपनी को कर प्रशासन तथा राजनीतिक दायित्व सौंपा गया तथा दास प्रथा को विधि विरुद्ध बनाया गया तथा 1843 को इसका उन्मूलन कर दिया गया, यानी 1843 को क्या हुआ? दास प्रथा का उन्मूलन हुआ। फिर आर्टिकल 37 कंपनी के अधीन पद धारण करने वालों के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान तथा मूल वंश तथा रंग के आधार पर अयोग्य ठहराए जाने का उपबंध किया गया। कि तो हम कहाँ पे बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे कि कंपनी में व्यापार का एकाधिकार जो है समाप्त कर दिया। कंपनी में कर, ये कर है, कर प्रशासन तथा राजनीतिक दायित्व सौंपा गया। दास प्रथा को विधि विरुद्ध करके 1843 में इसका उन्मूलन कर दिया गया। आर्टिकल 37 कंपनी के अधीन पद धारण करने वालों के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान या मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया। संविधान निर्माण के आंशिक संकेत यहाँ से दिखने लगे हैं तथा शारदा एक्ट के माध्यम से सती प्रथा का भी अंत हो गया विलियम्स बेंटिंग में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस अधिनियम के द्वारा सती प्रथा तथा दास प्रथा का अंत हुआ? तो हम लोग कह सकते हैं 1833 के राजलेखा अधिनियम के द्वारा। नाउ 1833 के बाद अब हम लोग आते हैं 1853 का राजलेखा, ठीक है। थोड़ी स्पीड फास्ट रहेगी क्योंकि बहुत कुछ कवर करना है, समय कम है। तो ये हो गया 1660 राजलेखा चार्टर, 1726, 1727, 1773, 1781, 1784, 1786, 1793, 1713, 1733। नाउ अब 1753 पे हम लोग आ गए हैं राजलेखा चार्टर्स में। देखते हैं 53 में क्या है। तो आते हैं 1753 में। तो 1753 क्या कहता है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा कंपनी के शासन में सुधार हेतु प्रस्तुत रिपोर्ट के संदर्भ में पारित किया गया। नाउ इस अधिनियम में विधायी कार्यों,
विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। तो इसमें विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य दोनों ही कार्य जो हैं उनको अलग करने की व्यवस्था की गई है इस अधिनियम में। आगे का क्या कहा गया है देखते हैं। विधि निर्माण हेतु भारत के लिए अलग से 12 सदस्य विधान परिषद की स्थापना की गई है। यानी विधि निर्माण के लिए अलग से 12 सदस्यों यानी विधान परिषद जिसको कहते हैं, 12 सदस्य के विधान परिषद की स्थापना।